ये कहानी है एक ऐसी अजीम और शान सल्तनत की जिसके नाम से कभी पूरी दुनिया कांपती थी। ये दास्तान है उसके अर्श से फर्श तक पहुंचने की, उसकी शान और शौकत से गुमनामी के अंधेरों में खो जाने की। तारीख थी 3 मार्च 1707। जगह थी अहमदनगर। यहीं पर हिंदुस्तान के 21 सूबों पर हुकूमत करने वाले आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। और उसकी मौत मौत नहीं, एक ऐसे भयानक तूफान की शुरुआत थी जो मुगल सल्तनत की बुनियादें हिला देने वाला था। औरंगजेब का जाना सिर्फ एक बादशाह का जाना नहीं था। नहीं, ये एक पूरे दौर का अंत था। वो दौर जब मुगल ताकत के सामने सिर उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अब जो शुरू होने वाला था वो था अफरा तफरी, साजिशों और अनिश्चितता का एक लंबा दौर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी सल्तनत गिरी कैसे? इतिहासकार आज तक इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि सारी गलती औरंगजेब की नीतियों और उसके बाद आए नाकारा बादशाहों की थी, पर कुछ दूसरे बड़े इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। उनके मुताबिक सल्तनत की जड़ों में तो दीमक बहुत पहले ही लग चुकी थी। औरंगजेब को शायद अंदाजा था कि उसके बाद क्या होगा, इसीलिए उसने एक वसीयत भी छोड़ी थी ताकि सल्तनत उसके बेटों में शांति से बट जाए। लेकिन तख्त का नशा ही कुछ ऐसा होता है। शहजादों ने बाप की वसीयत को एक तरफ फेंका और उठा ली एक दूसरे के खिलाफ तलवारें। और फिर शुरू हुआ खानदान में खून का खेल। मार्च 1707 में औरंगजेब की मौत हुई और कुछ ही महीने बाद जून में जजाऊ के मैदान पर भाई ने भाई का खून बहाया। शहजादा मुअज्जम जीता, आजम शाह मारा गया। पर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 2 साल बाद 1709 में सबसे छोटे भाई काम बख्श की भी बारी आ गई। अगले 2 साल तक हिंदुस्तान की जमीन भाइयों के खून से लाल होती रही। और जब ये खूनी खेल खत्म हुआ तो लाशों के ढेर पर खड़ा था एक 65 साल का शहजादा मुअज्जम। तख्त पर बैठकर उसने नाम अपनाया बहादुर शाह प्रथम। और एक दिलचस्प बात यह थी कि वो मुगल तख्त पर बैठने वाला सबसे उम्रदराज बादशाह था। सोचिए जरा, एक बूढ़े बादशाह के कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य को संभालने का कितना बड़ा बोझ आ पड़ा था। लेकिन बहादुर शाह ने अपने पिता औरंगजेब से बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने तलवार की जगह दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह के साथ शांति स्थापित की, राजपूत, जाट और बुंदेला सरदारों के साथ सुलह की। वो जानता था कि सल्तनत के जख्म जंग से नहीं, मरहम से भरेंगे। और जानते हैं, सिडनी ओवेन जैसे कुछ इतिहासकारों का तो मानना है कि बहादुर शाह वो आखिरी मुगल बादशाह था जिसके बारे में तारीफ में कुछ कहा जा सकता है। एक तरह से वो उस अंधेरे में उम्मीद की आखिरी किरण था। पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। उसी के ज़माने के एक इतिहासकार खफी खान ने उसे एक नाम दिया था, शाह बेखबर, यानी ऐसा बादशाह जिसे किसी बात की खबर ही न हो। उनके हिसाब से ये शांति और सुलह की कोशिशें असल में सल्तनत की असली और गहरी मुसीबतों से आंखें चुराने जैसा था। और शायद सच भी यही था। बहादुर शाह की सारी कोशिशें एक डूबते हुए जहाज में पैबंद लगाने जैसी थी, क्योंकि असली बीमारी तो जहाज की लकड़ी में लगी हुई थी। एक ऐसा घुन जो सल्तनत को दशकों से अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इस अंदरूनी बीमारी का नाम था जागीरदारी संकट। अब ये सुनने में बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर असल में बहुत आसान है। देखिए, मुगल अमीरों को तनख्वाह के बदले जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे। पर अब मसला ये था कि अमीर यानी मनसबदार तो बहुत ज्यादा हो गए थे, पर जमीन तो उतनी ही थी। नतीजा, जागीरें कम पड़ गई और शाही खजाना खाली होने लगा। और इसने एक ऐसे खतरनाक चक्र को जन्म दिया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सोचकर देखिए, अमीरों ने ज्यादा जमीन मांगी, सल्तनत ने किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया। भारी टैक्स की वजह से खेती बर्बाद हो गई, और जब खेती ही बर्बाद हो गई तो शाही खजाना भी खाली हो गया। मतलब सल्तनत खुद को ही अंदर से खाए जा रही थी। कहते हैं ना, जब जंगल का राजा बीमार पड़ता है तो गिद्ध आसमान में मंडराने लगते हैं। मुगल सल्तनत का भी यही हाल था। वो अंदर से कमजोर हो रही थी और बाहरी दुश्मनों को इसकी भनक लग चुकी थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तो एक तरफ दिल्ली का केंद्र कमजोर हो रहा था और दूसरी तरफ मराठा और सिखों जैसी नई ताकतें सिर उठा रही थीं। और इनके साथ ही समुंदर के रास्ते आई यूरोप की व्यापारिक कंपनियां भी इस पूरी बाजी को बड़े गौर से देख रही थीं और अपने मौके का इंतजार कर रही थीं। और फिर आया वो साल 1739,
इस साल ने मुगलों की बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया। ईरान से आए हमलावर नादिर शाह ने दिल्ली के दरवाजे तोड़ दिए। ये हमला मुगल सल्तनत की शान के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। लेकिन इस महान साम्राज्य के पतन की सबसे दर्दनाक कहानी उसके आखिरी काबिल बादशाह के अपमान से भरे आखिरी दिनों में सिमट जाती है। जब 1712 में बहादुर शाह की मौत हुई तो जानते क्या हुआ? उसका शव पूरे 1 महीने तक लाहौर में यूं ही पड़ा रहा, बिना दफनाए। क्यों? क्योंकि उसके अपने बेटे एक खोखले ताज के लिए आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें अपने बाप को दफनाने तक की फुर्सत नहीं मिली। एक ऐसा बादशाह जिसे मौत के बाद मिट्टी भी नसीब न हुई, और एक ऐसा साम्राज्य जो अंदर से पूरी तरह सड़ चुका था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, ये उस दौर की कड़वी हकीकत थी। तो मुगलों के पतन की ये कहानी हमें इतिहास के एक शाश्वत सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या महान साम्राज्य बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अपनी ही अंदरूनी कमजोरियों के बोझ तले दबकर खत्म हो जाते हैं? ये एक ऐसी चेतावनी है जो इतिहास के पन्नों से आज भी गूंजती है।